तो अब से करीब 45 मिनट पहले गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया। इसके लिए बाकायदा आज कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे, जिसमें कम से कम 4 मेंबर्स यानी सदस्य होंगे। गुजरात से पहले गोवा में यूसीसी लागू है और उत्तराखंड में मसौदा तैयार है, वहां इस पर चर्चा जारी है। जबकि गुजरात में आज यूसीसी पर प्रस्ताव लाया गया। गुजरात में आज यूसीसी पर कमेटी के गठन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप भूले नहीं, गुजरात में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 नवंबर या 2 नवंबर को हो सकता है। यूसीसी पर गुजरात सरकार के ऐलान को अरविंद केजरीवाल के गुजरात में फ्री वाले वादे की, जी हां, फ्रीबीज पॉलिटिक्स की काट के तौर पर विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आपकी बार यूसीसी से सरकार पाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, सत्ता में वापसी के लिए। क्या यूसीसी ही अब बीजेपी के पास एक विकल्प बचा है? क्या यूसीसी के जरिए बीजेपी गुजरात में अपने खिलाफ सारे विरोधियों को चित कर सकती है? क्या ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है या इस सब के पीछे देशित है? गुजरात सरकार ऐसे कदम की तैयारी कर रही है, तो क्या इसके पीछे राजनीति है जैसा कि उसके विरोधी कह रहे हैं? क्या वोट है इसके पीछे? इसी पर ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है, मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है, तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात यह कि एक तरफ इसकी टाइमिंग कटघरे में राजनीति के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कह रहे हैं? जल्दी से आप ये रिएक्शन सुनिए, क्योंकि इससे बीजेपी की मंशा क्या है, इस फैसले के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है, वो समझने में आपको मदद मिलेगी। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया आश्रय ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है, तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब से थोड़ी देर बाद नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वीएचपी से ताल्लुक रखते हैं। सुजाता बशीर आपको बता दें डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। मुजफ्फर खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एनसी का पक्ष रखने के लिए। राशिद शरीफ हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं SIM PLB के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर पहला सवाल तो राशिद शरीफ आप ही से है, और आपसे सवाल ये, जो सरकार द्वारा यूसीसी के बारे में कहा जा रहा है, जो बड़ा कदम उठाया गया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिल्कुल मैडम, कि जो यूसीसी की बात हो रही है,
हमारा संविधान बिल्कुल हमको इजाजत देता है कि हम जिस तरीके से रहना चाहे, जिस तरीके से इबादत करना चाहे, जिस तरीके से हम यहाँ पे क्या खाना है, क्या पीना है, जिसके तरीके हर तरीके से हमारे हमारा संविधान इजाजत देता है कि हमको हमारी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे अब जो सीसी की बात हो रही है मैडम, ये एक दस्तूर के खिलाफ है। ये बाबा अंबेडकर जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हर एक है इसमें वजन, हर एक को इजाजत है इसमें। इस तरीके से बार बार जो उटपटांग बातें हैं, ये गुजरात में इलेक्शन है तो ये आ जाता है, और यहाँ पे यूपी में इलेक्शन है तो और कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से है सो कोई भी है सो गुमराह सिर्फ इन नाकामी छुपाने के लिए तमाशे कर रहे सो है, वरना इसमें किसी को भी मजहब में किसी को इजाजत नहीं है किसी भी तरीके से कोई भी मजहब को टारगेट करने का। आपको ये क्यों लग रहा है मजहब को टारगेट किया जा रहा है? ये मजहब को टारगेट करने की बात है मैडम, जैसे कि आप बताइए ना, मुझे एग्जांपल देके बताइए। ये ट्रिपल तलाक की बात है, तो आप मुस्लिम महिलाओं से बात की आपने? आप नमाज की बात है, आप मसाजिद की बात है, आप ये जितने भी ये है, आप जितने भी ये जो लेके आने की चक्कर है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाने की। आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप थोड़ी देर पहले अपने राइट्स की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का जिक्र है आपके मुताबिक? नहीं है। बिल्कुल मैडम, क्या दस्तूर में हमारे को इजाजत है ना, किस तरीके से रहना है, दस्तूर में इजाजत है किस तरीके से इबादत करना है। यूसीसी कहीं बाहर से आया है? हम किसी के मजहब को टारगेट नहीं बाहर कर से आया है मैडम, हम किसी के मजहब, ये मजहब ये सिर्फ टारगेट मुसलमानों को कर रहे लोग। ये यूसीसी क्या है? यूसीसी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं? एक सेकेंड, ये प्लीज, आप रिजर्वेशन हटा सकते, आप मेरे को बताइए, आप रिजर्वेशन हटा सकते? एक सेकेंड सुनिए ध्यान से, एक सेकेंड सुनिए मेरी बात। यूसीसी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन, आप रिजर्वेशन पे चले गए, मैं आपसे यूसीसी की बात करी, रिजर्वेशन पे चले गए, इसको हटा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अमेंडमेंट होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए, यूसीसी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? मैडम अगर होता तो फिर ये इजाजत क्यों मिलती है हमारे को इबादत करने की? हमारे को हमारे क्यों नहीं होती? आपने आर्टिकल 44 पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं पढ़ा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानते कि नहीं जानते हैं? मैडम 75 साल आप टोटलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे या सिलेक्टिवली अपने राइट्स उसमें से निकाल लेंगे, और जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्टिवली कोट करेंगे? सर प्लीज। 70 साल कांग्रेस गवर्नमेंट चली, कभी ये चीजों पे कभी दखल नहीं दिए ना, कभी कोई क्रिश्चियन के बारे में। वहां पे तो शाहबानो केस में जो कोर्ट ने कहा था उसे बदल दिया गया था। वहां तो जो शाहबानो केस में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था, उसे किस तरह से उसे बदला गया था, उसकी बात हुई थी। कोई बात नहीं। नलिन कोहली, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप मुस्लिम्स को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, दोयम दर्जे का सिटीजन साबित करना चाहते हैं, आपका अपना एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सारा क्रिटिसिज्म रहा है आपकी पार्टी का। जवाब आपका। मैंने बहुत ध्यान से अभी इनकी बात पूरी सुनी। देखिए, मैं एक वकील भी हूँ, तो थोड़ा 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि ये संविधान की बात हो रही है तो शायद राशिद साहब को उसकी पूरी समझ नहीं है। उनकी कुछ बात सही है पर पूरी बात सही नहीं है। पहली बात आप इसको समझिए कि यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का भाग है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान लिखी गई, उसकी कल्पना की गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, क्योंकि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल एंडेवर फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब यह कहना कि संविधान में नहीं है, बिल्कुल गलत है और उसे नजरअंदाज करने की बात है। दूसरी बात, उसको इस रूप से रखा गया कि यह एक संवैधानिक ऑब्लिगेशन है कि कभी ना कभी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब 1947 में देश विभाजित हुआ तो 2 देश बने, पाकिस्तान धर्म के आधार पे, भारत संविधान के आधार पे। 1950 में संविधान आया, तो संविधान एक पैकेज है। ये नहीं कह सकते कि जी हम आर्टिकल 44 को नहीं मानते लेकिन आर्टिकल 14 को मानेंगे जहां हमें अधिकार दिए गए। अब आर्टिकल 14 पे आइए। हाँ, 25 की बात कर रहे हैं वो, जहां उनको धर्म के आधार पे बोलने का या धर्म प्रैक्टिस करने की बात हो। अब आ जाइए नेक्स्ट इशू। आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 हर भारतीय नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है
ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म से है, पुरुष है या महिलाएं, सबके समान अधिकार है। अब आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू पे। हिंदू लोग जो है उन्होंने अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ सिविल कोड दे दिया जब उन्होंने पर्सनल लॉज को एक्सेप्ट किया। जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री 1955-56 में, तो कोड बनाए। अब इशू आता है कि क्या एक मुसलमान महिला, क्या उसके अधिकार एक हिंदू महिला से या क्रिश्चियन महिला से या बौद्ध महिला से या किसी और धर्म की महिला से कम हो सकते हैं संविधान के सामने? तो यह बात पहली बार आई शाहजहां बानो केस में 1985 में। तो वहां भी सिविल कोड की बात हुई। कोर्ट ने कहा नहीं, शाह बानो भी एक भारतीय महिला है, इनको अधिकार मिलने चाहिए जैसे और महिलाओं को। उसके लिए राजीव गांधी जी के सरकार ने कानून बदल दिया। अब आप अगर देखेंगे तो सरला मुदगिल केस है, उसमें भी आया, कई केसों में आया कि इसको आप मुख्य दर्शक नहीं हो सकते, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनना चाहिए। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा सिंह की भी एक जजमेंट आई। तो यह कहना कि संविधान उसकी अनुमति नहीं देता और अनुच्छेद 25 की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी जगह है। आर्टिकल 25 जिसकी बात अभी कर रहे थे राशिद साहब, वो अपनी जगह है। अब आ जाते हैं आज के अनाउंसमेंट पे। जब संविधान में ही इसकी कल्पना है तो फिर चाहे जैसे उत्तराखंड सरकार ने इसका कहा, ऐलान किया, वहां एक समिति का गठन हो गया, समिति उसमें काम कर रही है, बैठकें चल रही है, ऐसे गुजरात सरकार भी अपने अधिकार में है। इसमें सेकंड क्लास सिटीजन कैसे करना है मुसलमानों को? अब आप बताइए, ट्रिपल तलाक का जब केस आया था तो उसमें बीजेपी ने तो नहीं फाइल किया, आरएसएस ने तो नहीं फाइल किया, एक मुस्लिम महिला ने किया। सुप्रीम कोर्ट में बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक दायरे से ट्रिपल तलाक जो है गलत है। अब कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे सिर्फ धर्म के आधार पर रहना है, कोई हमारे मुस्लिम भाई कहे, बहन कहे, सिर्फ मुस्लिम अपने इस्लाम के आधार पर रहना है, तो अनुच्छेद 25 उनको कुछ हद तक वो देता है राइट्स, लेकिन ये नहीं 14 हट जाएगा। आर्टिकल 44 या यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि ये संविधान के आधार पे चल रहा है, धर्म के आधार पे तो देश नहीं चल रहा ना। चलिए ठीक है, जवाब इसलिए मैंने कहा उनकी एक बात सही थी कि आर्टिकल 25 है, लेकिन पूरी बात उनकी गलत पड़ जाती। जवाब ले लीजिए। सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं हम तो जो भी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, देश के संविधान के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें मुसलमानों को टारगेट करने की बात या मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की बात कहां से आती है? देखिए, नलिन कोहली साहब वकील के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, तो इनको संविधान की बात भी करना है और भारतीय जनता पार्टी के अपने निजी संविधान की बात भी करना है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो आपका ये कानून हमारा लागू हो रहा है, माफ कीजिएगा, अगर आप स्टेट वाइज लागू कर रहे हैं कि किसी स्टेट में कुछ, आपको रोक रही हूं यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी है। पुरुषोत्तम रूपाला जी, यूसीसी को लेकर ये गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सबसे पहले तो आप ही का एक कमेंट। जी, ये गुजरात सरकार ने यूसीसी के बारे में फैसला लिया है कि एक हाई पावर कमेटी की रचना की जाएगी और उसमें निवृत्त हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति इसकी अध्यक्षता करेंगे और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपके विरोधी से एक पॉलिटिकल फैसला बता रहे हैं, राजनीतिक मंशा से लिया गया फैसला बता रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? नहीं, मैं उनको बहुत ही विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि उनको ये बताना चाहिए कि ये निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि उसका निर्णय उनका कहना है कि ये निर्णय लेना चाहिए, तभी उसको राजनीतिक कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। ये जब भी ऐसे अच्छे डिसीजन होते हैं तो उनको, मेरा तो ये मत है कि ये नागरिकों के हित में है, राष्ट्र के हित में है, तो उसको हर चीज में पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं तो आपने वोटों की मंशा से लिया है, गुजरात में इलेक्शन है, उससे पहले ये अनाउंसमेंट आपके द्वारा की गई है, वोटों पर आपकी नजर है, आप हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। अभी मैं उसी पे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये किसी के विरोध में नहीं है, ये किसी की फेवर में भी नहीं है, ये सभी के पक्ष में है। इसलिए उनको ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदुओं की फेवर के लिए है, ये मुसलमानों की फेवर के लिए है। ये किसी की फेवर के लिए नहीं है, किसी के विरोध के लिए नहीं है, सबके हित के लिए है। नहीं, आप कह रहे हैं सबके हित के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ है
उन्हें ये फियर है, खासतौर पर जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें ये फियर है, आप उन्हें सेकंड रेट सिटीजन बनाना चाहते हैं, आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। उनकी ये भी दुहाई देते हैं, ये भी दलील देते हैं कि उनके राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, माइनॉरिटी के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, और ऐसा करने से उनके जो राइट्स गारंटीड हैं वो खतरे में आ जाएंगे। ऐसा कोई खतरा इस कानून की वजह से आने वाला है ही नहीं। किसी को ऐसा भय रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात दूसरे दर्जे के नागरिक की बात करने की, ये कानून ही स्वयं ये बता रहे हैं कि सभी का एक दर्जा करना है, सभी को, किसी को एक नंबर पे नहीं रखना है, किसी को 2 नंबर पे नहीं रखना है। ये तो कानून का प्रस्तावना है। नहीं, आपकी बात तो सही है सर, एक तरीके से आप अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, लेकिन गुजरात इलेक्शन से ठीक पहले आपको ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। देखो, कभी भी अच्छा डिसीजन कभी भी आए तभी उसी का स्वागत होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें वोट हित नहीं है? ये बिल्कुल राजनीतिक भी नहीं है, वोट हित भी नहीं है। वो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छा निर्णय। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि गुजरात सरकार द्वारा श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में लिया गया एक अच्छा निर्णय है, लेकिन आपके ओपोनेंट्स बार बार ये बात कहते हैं कि आपका असली ध्येय जो है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारे सामने जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं रखी है कि जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हो, हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बात कर रहे हैं, सबके लिए सबकी बात है। हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, आपका नारा तो है कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख हैं, वो तो लगातार ये कहते हैं कि RSS और बीजेपी जो है वो इस देश में नफरत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मगर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों अकेले मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं? मेरा तो ये सवाल है। हम सब देश के एक नागरिक हैं, और ये कानून तो बल्कि और भी आगे जाके बोल रहे हैं कि सभी को एक सा कानून होना चाहिए, और ऐसा कानून हमारे देश में चल भी रहा है। ये हमारा कोड है, वो कैसे इसमें किसी कोई धर्म के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, सबके लिए एक है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन रूपाला जी, वो तो ये सवाल पूछते हैं ना, जब आप ये कहते हैं सर कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो ये सवाल पूछते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को कितने टिकट देती है? बीजेपी की सरकारों के जो मंत्रिमंडल हैं, मंत्री परिषद है, उसमें कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने मुसलमानों को बड़े ओहदे दिए गए हैं? ये सवाल पूछते हैं आपके ओपोनेंट्स। ये पार्टी ये कानून की चर्चा में आप कानून के ऊपर कहिए, मुद्दा उठाइए कि ये कॉमन सिविल कोड का ये माइनस पॉइंट है, ये बताइए, उस पर बहस हो सकती है। हाँ, लेकिन आप वो जो हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी आशंका है और जो उनका फियर रहा है हमेशा से, उसमें मेन लाइन ऑफ आर्गुमेंट तो उनकी यही है कि बीजेपी कहती भले ये हो कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। ये तो आपके ओपोनेंट्स गुजरात में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, हर नेता ने बार बार कहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता तो देश में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, देश में 370 कलम को नाबूद करने का काम नहीं होता। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की कथनी थी, वो करनी में बदल दिया है, वो वास्तविकता है। और ये कॉमन सिविल कोड भी भारतीय जनता पार्टी की कथनी थी, वो अब करनी में ट्रांसफर हो रही है। तो वैसे तो इनके ये सबूत है, एक प्रकार से उसकी कथनी और करनी एक दिशा में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम रूपाला जी जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सैयद हसीब वकार, आपने सुना केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं तो सबके हित में है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का तो सवाल ही नहीं है, हम तो सारे नागरिकों को एक बराबर खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, मंत्री जी से आपने ये पूछा ही नहीं कि कौन कौन से कानून खराब हैं, कौन कौन से अच्छे हैं, किसको बदला जाएगा। एक बात को समझिए, कॉमन सिविल कोड यानी ये यूसीसी पे आप बहस लेके आई हैं, ये या तो पूरे भारत पे लागू कीजिए आप। स्टेट वर्सेस स्टेट अगर अलग अलग कानून बनाइएगा तो यूसीसी कहाँ हुआ
कि गुजरात में अलग कानून, मध्य प्रदेश में अलग कानून, हैदराबाद में, तेलंगाना में अलग कानून, तमिलनाडु में अलग कानून, महाराष्ट्र में अलग कानून, उत्तर प्रदेश में अलग कानून, हिमाचल में अलग कानून। तो यूसीसी कहाँ है? वो तो आप अपने हिसाब से बदले ले रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कॉमन सिविल कोड की बात आप लोग कर रहे हैं, दरअसल ये बहुसंख्यक समाज और ऊंची जातियों के लोग बैठकर, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, इनके अधिकारों पे डाका डालना चाहते हैं। भारत में बहुत से धर्मों के लोग, बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं। कानून ऐसा होता है कि जो क्षेत्र वाइज आदिवासी हैं, छोटी जातियां हैं, मध्यम जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं, दूसरे धर्म हैं, उनके अपने मान्यताओं के आधार पर कानून बनाया गया है। धर्म विशेष के और उच्च जाति विशेष के लोग जो आरएसएस को चला रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उनकी मान्यता लागू हो। मैं कहना नहीं चाहता था, आपके धर्म में एक मनुस्मृति है, धार्मिक किताब है, आप जो अपर क्लास हिंदू उसको मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लेकिन उसी मनुस्मृति में जो नीची जातियां हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है? तो वो जो हमारी छोटी जातियां हैं वो उसको नहीं मानती हैं, वो भी तो आपका कानून है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? एक धर्म कानून बाकी लोग नहीं मानते हैं। समझिए एक बात, ये जो आप और हम करते हैं इस पर मुझे सख्त आपत्ति है। पहली बात, लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले ये आप और हम बंद कीजिए। यूसीसी कहाँ लिखा है? पहले आप मुझे ये बताइए, आप जो ये यूसीसी लेकर आए, जो आप और हम आपने किया है, यूसीसी का जिक्र कहां पर है? अदिति त्यागी ने पहली बार जिक्र किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार जिक्र किया है? कहां मेंशन्ड है यूसीसी? कहां? मैडम बात तो सुनिए, मैंने आपकी बहुत देर बात सुन ली है, बोल रहे थे, बहुत आपने हिंदू मुसलमान कर लिया। ये बात कही, सुनिए। हाँ, सीधा मुद्दे पर आइए। मुझे ये बताइए यूसीसी कहाँ लिखा है? सैयद असीम बकर मंत्री जी ने, अरे बोलने दीजिए वरना जाऊं मैं उठकर। सर ऐसे धमकाइए नहीं, आप बोलने ही आए हैं। मैंने बहुत देर आपकी बात सुनी है, भाषण के लिए तो सर कोई आता नहीं है। अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ तो जवाब दीजिए ना आप मुझे, यूसीसी का जिक्र कहाँ पर है? मैंने बात रख दी। अच्छा एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए त्यागी जी, आप एक काम कीजिए। मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बुला सकते हैं, सैयद असीम बकर। वो भी तो, यूसीसी का जिक्र कहां पर है? मुझे आप सीधा जवाब दीजिए। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि क्या मनुस्मृति से आप इनकार करेंगे? सुनिए, मनुस्मृति पे चर्चा नहीं कर रही हूं मैं। पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आप किस डिस्कशन में आए हैं? यूसीसी पर आए हैं, यूसीसी पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यूसीसी का जिक्र कहां है? आपने ऊंची जाति, नीची जाति, हिंदू, मुसलमान सब कुछ कर दिया। नहीं, पहले आप मुझे बताइए यूसीसी का जिक्र कहां है? आप यहाँ जवाब देने आए हैं, सवाल पूछने आए हैं? सवाल आप ओपोनेंट से पूछेंगे ना, मॉडरेटर जो आपसे सवाल पूछेगी उसका तो जवाब देंगे आप। नहीं मैडम, यूसीसी का जिक्र कहां है? ये आपने बाबा साहब से पूछा? मैं कर रहा हूं। नहीं, आपने बाबा साहब से पूछा है? लोग समझ रहे हैं। नहीं, वो जो आप कर रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। जो आप कर रहे हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, बीच की जाति, हिंदू, मुस्लिम, आप, हम सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ये बताइए यूसीसी का जिक्र कहां है? मैडम मैं आपसे जो कह रहा हूं, देखिए मैंने आपसे जो कहा उस बात की गहराई को समझिए। क्या या तो आप टीवी पे कह दीजिए कि जो मनुस्मृति है उसको आप नहीं मानती। सुनिए, मैं धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं करती हूँ। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं बोलिए एक बार। आप सिर्फ बातें करते हैं, आप सिर्फ दावे करते हैं, आप हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। मैं हर रिलीजन का सम्मान भी करती हूँ और इस डिबेट में हिंदू मुसलमान नहीं करती। एक बार तो बोल दीजिए। हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ, निचली जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति नहीं करती हूँ। ये आप करते हैं, ये आपका काम है। यूसीसी पर जवाब नहीं दे पा रहे आप, क्योंकि आपको पता है यूसीसी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में क्लैरिटी के साथ मेंशन है। मैं आपसे तो कह रहा हूं, अरे नलिन कोहली साहब से कह दीजिए एक बार, मना कर दे। नहीं, नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपको सवाल का जवाब पता था और आपकी मजबूरी थी, आपको पता था। जैसे ही आप जवाब देते कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बैकफुट पर चले जाते, तो आपने कहा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मजबूरी है आपकी राजनीतिक, कोई बात नहीं। कहीं नहीं जा रहा हूं बैकफुट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कहीं बैकफुट पर जा रहा हूं, मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो स्टेट वाइज अलग अलग क्यों लागू कर रहे हैं? नलिन कोहली से जवाब लीजिए। मध्य प्रदेश का कानून अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, आसाम का, नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का, अरुणाचल का अलग होगा। प्लीज, मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैं कुछ कहना चाहता हूं अदिति जी। पहली बात, यूसीसी अनुच्छेद या आर्टिकल 44 है हमारे संविधान में, और वकार साहब
अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं अलग धर्म का हूं, सीधी भाषा में लेकिन हम समझाइए। दोनों समान हैं, भारतीय नागरिक के देखिए, हम लोग बहुत से समान लोग भी हैं। वकील नहीं है। एक मिनट वकार साहब, मैंने तो थोड़ा डिबेट में सीधी आपको भाषा में टोका समझा नहीं, दिए, मुझे जनता जवाब वाली दे, भाषा। मुझे नहीं, मैं आप ऐसा वकार साहब ऐसे डिबेट नहीं करता मैं। देखिए ये उचित नहीं है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपकी पूरी बात सुनी, मैं आपके एक बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। तो पहली बात मैं कह रहा हूं, अनुच्छेद 44 मैं भी नहीं रखता सर, आपकी आर्टिकल किसी बात से। यूसीसी है वो, और हम मेरा कानून चाहे भी अधिकार वकार देता है साहब कि मैं अलग नलिन धर्म के कोहली जी, हो, जरा मैं एक अलग सेकंड धर्म का हूं, दीजिएगा लेकिन मुझे। हम नलिन दोनों कोहली जी, भारतीय नागरिक हैं माफी के साथ और एक सेकंड हमारे दीजिए मुझे। अधिकार उसी संविधान। एक सेकंड दे दीजिए सर, प्लीज एक सेकंड दे दीजिए मुझे। सैयद असीम वकार, आपके बीच में आपसे काउंटर क्वेश्चन भी करे तो आपको बुरा लगता है सर? आप सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी आपके मन नहीं, माफिक करिए, होगा, करिए। ऐसा नहीं है। सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए। अब जवाब पूरा सुनिएगा, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। नलिन कोहली, तो मैंने पहले कहा कि मैडम, बात आर्टिकल समझिएगा, मैंने सीधा से 44 बात की यूसीसी कि जब हिंदुस्तान उस में संविधान सनातन- में जिसमें हम आप सब जो सनातन है की बात भारतीय करती हैं, नागरिक सनातन हैं की और तरफ हमारे से- अधिकार समान है। पहली बात। दूसरी बात, ये डिबेट मनुस्मृति पे नहीं है, ना ही कुरान पे है। बहुत श्रद्धापूर्वक कह रहा हूं। देखिए ये उनकी अपनी अपनी जगह है, धार्मिक ग्रंथों पे डिबेट करना है तो धर्म की जगह जाकर उसको करिए। टीवी डिबेट संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू पे अगर है, उसमें आप धर्म क्यों खींच रहे हैं? तीसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ इसमें निचली जाति ऊपर जाति, ये सब, हमारा संविधान सबको बराबर मानता है और यूसीसी में सब बराबर होते हैं। आप जो है अपनी डिबेट में ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग लोग होंगे, नहीं, भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है और लागू सबके लिए होगा, क्योंकि इसीलिए कानून से देश चलता है। बाकी ये जो आप कर रहे हैं इसको एक धार्मिक रूप देने से ये उचित नहीं है, गलत है। ये आपकी राजनीति है, आपके पार्टी की। हम लोग जहां तक अपनी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं यहां पर। और मैं आपसे दूसरी बात कह सकता हूं, आप राज्यों की बात कर रहे हैं, आप पहले ये कहिए आपका विरोध है तो कहिए ना, मेरा विरोध है अनुच्छेद 44 के इंप्लीमेंटेशन पे। और अगर आप कहते हो कि मेरा विरोध नहीं है तो खत्म हो गई बात। लेकिन आप उसमें ये क्यों ला रहे हैं कि कोई राज्य करे नहीं करे? क्या राज्यों के अधिकार आपके डिबेट में बैठने से तय होंगे? किसी राज्य के ना आपके कहने से ना मेरे से होंगे, वो संविधान से तय होंगे। क्या भारतीय नागरिकों के अधिकार आपके या मेरे कहने से होंगे? नहीं होंगे, वो भी संविधान से होगा। और क्या कोर्ट जो है संवैधानिक विषय देखता है? हाँ। क्या कोर्ट ने शाहबानू केस में, जहां एक मुसलमान महिला की बात थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की? क्या उसे अधिकार नहीं दिए? तो इसलिए वकार साहब इसको घुमाइए मत। संवैधानिक बातें जो है लागू होंगी, आपको पसंद नहीं आए वो एक अलग विषय है, लेकिन संविधान से देश चलेगा, आपकी पसंद से नहीं। ठीक है, जवाब ले लीजिए सैयद असीम वकार। देखिए नलिन कोहली साहब, इतना तो मैं भी जानता हूं कि जो क्रिमिनल एक्ट होता है और जो सिविल एक्ट होता है दो अलग अलग हैं। जो आपराधिक कानून है वो सभी देशवासियों के लिए एक समान होते हैं, लेकिन सिविल कानून जो होता है वो जातियों के, क्षेत्रों के और धर्मों के आधार पर बनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिविल कानून में खाने पीने का अधिकार होता है, जो जिंदगी जीने का तरीका उसका अधिकार होता है। नॉर्थ ईस्ट में कुत्ता खाया जाता है तो वहां बंद करा देंगे या पूरे भारत में लागू करा देंगे कि नहीं सभी कुत्ता खाएंगे? आपके यहाँ शराब जायज है, हमारे के यहाँ हराम है, तो क्या आप पूरे देश में हराम करार करा देंगे या आप हमसे कहेंगे नहीं अब आपको भी पीना है? मैं एक अपनी क्यूरियोसिटी बता रहा हूं आपसे। देखिए जितने काबिल आप हैं उतना तो नहीं होऊंगा, लेकिन आपसे कम भी नहीं होऊंगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको समझिएगा। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी है, एक औरत 4-4, 5-5 पति रख सकती है। गोवा में कानूनी तौर पर एक मर्द शादी एक से ज्यादा कर सकता है। समझिए सर, एक सादा शादी कर सकता है। पहले मैं आपको बोल दूं, बाकी जगह पर आपके धर्मों में बाकी जगह नहीं है। अभी भी हो। क्या करना चाहते हैं? गलत बात मत कहिए। दुष्प्रचार मत कीजिए। क्या करना चाहते हैं मैं पूछ रहा हूँ, कैसे करेंगे? दुष्प्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार मत कैसे कीजिए। करेंगे सर? दुष्प्रचार मत कीजिए। आपसे और पूछ सुनिए रहा हूं। नलिन कोहली जी, आप क्योंकि आप गलत एक बात सीनियर कह रहे हैं। एडवोकेट हैं। नलिन कोहली जी एक सीनियर एडवोकेट हैं। फॉर अ सेकेंड, फॉर अ फ्यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर अ मिनट, भूल जाइए आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एक लॉयर के तौर पे आर्टिकल 44 जरा जनाब को समझा दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है सैयद असीम वकार को भी वही खाना जो अदिति त्यागी खाएगी या जो नलिन कोहली खाएंगे या जो इस डिबेट में बैठी हुई सुजाता बशीर और दूसरे पैनलिस्ट खाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है।
इनको जरा समझा दीजिए, और ये दर्शकों को भी इससे फायदा होगा। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तथ्यों पर, रूल के लिहाज से, आर्टिकल 44 के लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? 1 मिनट है सर आपके पास। हाँ, तो इसमें इसे 1 मिनट में कह दूं, इसमें ना थोड़ी सी समझ के लिए शाहबानू केस पे ही चले जाते हैं। शाहबानू एक मुसलमान महिला थी जिनका तलाक हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सीआरपीसी जो क्रिमिनल लॉ है उसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन है, 125 रुपए कुछ था उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं तो मुझे ये मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और जो उनके हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, हमारी निकाह जो है इस्लाम के आधार पे हुई है, तो वहां पर कोई मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ शादी के समय जो तय होता है वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सीआरपीसी में जो है वो हर रूप से हर नागरिक पर बराबरी रूप से होगा। तो शाहबानू पहले एक भारतीय महिला है, फिर उनका धर्म इस्लाम हो सकता है, तो इसीलिए उनको ये अधिकार मिलेंगे। तो ये अधिकारों की बात है कि भारतीय जो है, जो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ उसकी बात है, वो सिविल कोड में भी चले जाता है कि आप इनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। अब कुछ देश, जैसे आज 50 से अधिक देश इस्लाम के आधार पे चलते हैं, उन देशों में जो इस्लाम नहीं फॉलो करते वो ये नहीं कह सकते कि हम यहां पे चाहेंगे हमारे अधिकार आपसे ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि आप उस देश में, तो आपको उस आधार से चलना पड़ेगा। भारत संविधान पे चलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान आर्टिकल 14 जो है लागू नहीं होना चाहिए? ये नहीं हो सकता ना कि मैं ये पसंद करता हूं तो इसका लागू होना मानूंगा, ये मैं पसंद नहीं करता हूं तो इसे कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए। ठीक है, अब एक कमेंट जल्दी जल्दी, मुजफ्फर खान पहले आप। देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। अगर कोहली साहब इसको कोई अपनी पार्टी का एजेंडा बताते हैं तो वो सरासर गलत है। ये आइन की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और इन्होंने बात की आर्टिकल 25 विच गिव्स मी अ फंडामेंटल, वो फंडामेंटल राइट्स में है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई एक्शन लेती है स्टेट और वो इन्फ्रिंज करता है मेरा फंडामेंटल राइट, दैट विल बी वाइड। सेकेंडली, ये कहना कि भाई ये कोई बीजेपी ने शुरू किया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही आर्टिकल 44 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ है 1950 से, 1950 में वो आया है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो ही नहीं सकता। शाहबानू के केस में मेंटेनेंस का मामला नहीं था, कोहली साहब को मैं ये रिमाइंड करा दूं, वहां था मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत। वो इस्लाम में नहीं है, इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं है, इद्दत तक मेंटेनेंस उसको दिया गया था। शाहबानू केस के बाद भी सेक्शन 125 सीआरपीसी यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रही है। तो जहां यूनिफॉर्मिटी है, कोई हर्ज नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनता है तो मुझे नहीं लगता वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हो सकता है। जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा हार्मोनियसली उसको कंस्ट्रू कर सकता है, कोर्ट उसको डिसाइड कर सकता है। में है मुजफ्फर खान, हाँ या ना प्लीज? बिल्कुल ठीक है। मैं जाती तौर पर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, आई डू नॉट नो पार्टी का क्या स्टैंड है। मैं जाती तौर पर ये काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद तौसीफ अहमद खान प्लीज। एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, ठीक है सर, प्लीज नलिन कोहली। हाँ, नहीं देखिए मुजफ्फर साहब ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना पड़ता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स है, बिल्कुल सही। लेकिन जहां वो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, जहां पर अलग अलग धर्मों को अपना अधिकार दिया गया है, वहां आर्टिकल 14 भी आपको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। वहां आपको आर्टिकल 21 भी देखना पड़ेगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसीलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आर्टिकल 14 मतलब वन सिटीजन कैन नॉट बी ट्रीटेड इनइक्वली एट अ लोअर पेडेस्ट्रल देन अनदर इंडियन सिटीजन, ये बात आ जाती है।
और दूसरी बात है कि बिल्कुल सही है, ये इसीलिए तो कंपलसरी पार्ट में नहीं है, डिजायरेबल में है, लेकिन है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वो भी फरमा रहे हैं और मैं भी फरमा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को टोटालिटी में देखना पड़ेगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेलेक्टिवली कोट नहीं कर सकते। सुजाता बशीर, जल्दी से एक कमेंट आपका और उसके बाद तौसीफ अहमद खान, प्लीज जल्दी जल्दी। जी, कैसे हैं आप सब? पहली बात मुझे ये बताएं, आप जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू किया गया? जो है चलो वी रेस्पेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, तो फाइन, ओके, गुजरात हो तो फिर गुजरात क्यों? इज इट नहीं लग रहा है इलेक्शन हो रहा है गुजरात में तो किया जा रहा है सारे कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में क्यों, सारे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है उसी की आवाज नहीं है, इनकी आवाज फिक्स कराइए पहले तो, ये टेक्निकल ग्लिच जो है इसको फिक्स कराइए। लेकिन जितना कुछ मैं समझ पाई यहाँ पर, इन्होंने जो सवाल उठाया वो ये उठाया कि आप इसको स्टेट दर स्टेट क्यों लागू करने की बात करें, आप पूरे देश में एक बार में इसको लागू क्यों नहीं करते। चलिए से एक कमेंट तौसीफ अहमद खान आपका। नलिन जी सवाल लिख लीजिए, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा बाद में। तौसीफ अहमद खान जी, देखिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये एक अनाउंसमेंट वहाँ के, चूंकि जब वो लगता है जिसे कि भाई सरकार जाने वाली है या हमें कुछ एक्स्ट्रा एक कदम उठाना चाहिए जिससे हम पब्लिक अटेंशन ले सके, वोट मांग सकें, उस हिसाब से एक कदम उठाया हुआ है। इसमें ना उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट पेश किया है, ना इन्होंने कुछ एक शेप आया हो कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। अब जब से भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तब से हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का डायरेक्टिव प्रिंसिपल मौजूद है। और शाहबानो केस का जिक्र किया नलिन कोहली साहब ने, लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट भी आया 1986 का। उन्होंने बाद में खान साहब एडवोकेट ने भी उस बात को क्लैरिफाई किया कि भाई हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का बात है यहाँ पे लॉ को। तो जहां पे कोई मुद्दा नहीं है वहां पे मुद्दा पैदा करने की कोशिश है। इस बात को नजर में रखते हुए कि गुजरात में इलेक्शन है, उसके कुछ ना कुछ एक खिचड़ी पका करके वोट बटोरो, लेकिन रियल मुद्दे जो आज गुजरात में है उस पर तो ये बात नहीं करते। अगर ये सवाल सिर्फ गुजरात तक लिमिटेड है तो ये इलेक्शन का मुद्दा है, और अगर ये बात होती कि सेंट्रल लॉ पास होने वाला है तो फिर वो दूसरा मुद्दा होगा। तब तो हम ये पूछेंगे भाई कि गुजरात में आप शराब पीना बैन करते हो, पूरी भारत में शराब पीना अलाउ करते हो, ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आप कहीं पे बीफ खाना 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में अलाउड करते हो, स्लॉटर हाउस में अलाउड नहीं करते हो, तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं तो वो अलग ठीक है। एक साथ 4 सवाल है आपके, उनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे आगे। विजय शंकर तिवारी, जो देखो अदिति, भारत में 80% हिंदू रहता है और इसके बाद भी उसकी महानता देखिए, वो कहता है इस देश में कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं रहना चाहिए, सब नंबर 1 होने चाहिए। यानी देश में 100% लोग जो 135 करोड़ 140 करोड़ होंगे सब समान नागरिक माने जाएं। मुझे लगता है दुनिया में कहीं और ये विमर्श हो रहा होता तो लोग इसका स्वागत करते, लेकिन भारत में विवाद इस बात का है कि ये समान नागरिक कानून नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि क्यों नहीं चाहते हैं। अभी राशिद कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ होता रहा लेकिन कोई बात नहीं हुई, तो क्यों नहीं होती? 5 मार्च 2014 को यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद भी मनमोहन सिंह सरकार ने 61 संपत्तियां भू विकास की और दिल्ली प्राधिकरण की 62 संपत्तियां एक कागज लिख दिया वक्फ बोर्ड के नाम पर, कोई चर्चा नहीं हुई। यानी 1500 साल पुराना से ज्यादा गांव बड़ा, वहां का मंदिर 1500 साल पुराना, उसकी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में आ गई। कांग्रेस ने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। भारत में हजारों हजार एकड़ ऐसी जगह वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसी आ गई जो नहीं हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी उस पर प्रश्न नहीं उठाया। तो ये विषय उठाने का कोई कारण नहीं। दूसरी बात, एक बार अदिति, मैं अभी उनकी बात करता हूँ, अपने सैयद असीम वकार की। इन्होंने एक प्रश्न उठाया मनुस्मृति का, कितना गंभीर विषय है। ऐसा ही एक विमर्श था जिस विमर्श में शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा था, उसमें आपको ध्यान में है कि कुरान की बात की गई, कुरान में लिखी हुई बातों की बात की गई, इनके धर्म में लिखी हुई बातों की बात की गई। उस पर तन से सर जुदा होने की बात नहीं। उस गैंग के सदस्य हमारे असीम वकार भी थे जो तन से सर जुदा करने की बात कर रहे थे। 2 सर सीधे सीधे जुदा हो चुके थे। मुझे लगता है ऐसी टिप्पणियां ये करते हैं।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सैयद सिम, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप ये विचार करिए, जिस बात को सहने की आपकी हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, वो बात नहीं करनी चाहिए जो आपने यहाँ कहकर गलत की। सैयद असीम वकार, देखिए, मैंने बहुत इज्जत और एहतराम से नाम लिया था। मैंने तो ये कहा था कि आपकी धार्मिक किताब, आपका संविधान, इसके अलावा मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। ना दूसरी बात, एक करेक्शन है सैयद असीम वकार, इस देश में एक ही संविधान है सर। ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, और उसे हम ये आपका नहीं, ये हम सबका संविधान है और वो एक ही है। मारा जाता है क्या? वो सुन लीजिए, एक ही संविधान है। वो विजय शंकर तिवारी का भी है, वो सैयद असीम वकार का भी है, वो सुजाता बशीर का भी है, वो अदिति त्यागी का भी है। वो हमारा संविधान है। तो ये आप और हम करिए बंद और मुद्दे पर आ जाइए। तिवारी जी और नलिन कोहली साहब, सुनिए, विजय शंकर तिवारी जी और नलिन कोहली साहब, बहुत जायज और बहुत साफ सुथरी बात कर रहा हूं। मेघालय में आपकी सरकार आएगी तो वहां बीफ बिकवाएंगे। गोवा में मनोहर पारिकर साहब कहते हैं कि अगर बीफ की कमी पड़ेगी तो हम इंपोर्ट करेंगे। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार के लिए आपके लिए कानून अलग है। मैं MIM की तरफ से कई बार मांग कर चुका हूं, फिर से मांग कर रहा हूं कि अगर UCC ही लागू करना है तो सबसे पहले जो हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है गाय, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। पूरे भारतवर्ष में लाना, ले जाना, खरीदना, बेचना, काटना सब प्रतिबंधित होना चाहिए। इस पर आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इस पर बात करेंगे वैसे ही मेघालय, पूरा नॉर्थ ईस्ट, गोवा, जवाब ले लीजिए, बाकी और जगहों पर आपकी मुखालफत हो जाएगी। जवाब ले लीजिए नलिन कोहली। अब मैं MIM की तरफ से कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, उसको बिल्कुल खरीदना, बेचना, काटना, लाना, ले जाना सब हराम कीजिए। अब आप दो देखें, विजय शंकर जी और नलिन कोहली जी मेरी बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए नलिन कोहली। ऐसा है, क्या है ना, आधी अधूरी बातें करके बहुत डेंजरस होता है। वकार साहब पूरी जानकारी लाए नहीं है। अच्छा, ये मेरी बात आधी अधूरी है। मैं गाय की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं कमाल कर दिया सर आपने। मैं टोकता नहीं, मैं एक मिनट, बिल्कुल मैं आधी अधूरी बात है, क्योंकि AIM को आप MIM कर रहे हैं सब। अब तो अपनी पार्टी का नाम भी आधा अधूरा कर दिए। कोई बात नहीं। इसमें कहना चाहता हूं, अभी वकार साहब जो कह रहे हैं, आप आर्टिकल 48 या अनुच्छेद 48 पढ़ लीजिए। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वैसे ही आर्टिकल 48 बात करती है फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क कैटल। तो मतलब आप बड़े अजीब आदमी। आप बताइए, आपको आर्टिकल 44 में 10 चीजें आप सुना देते हैं और आप कह रहे हैं आर्टिकल 48 लागू कर दीजिए। आप ये क्यों नहीं कहते पूरे संविधान को लागू करिए? पहली बात। फिर आप आगे कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 4 पति हो सकते। कहां है ये बात? मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट के कम से कम 4 राज्यों का प्रभारी रहा हूं और पिछले 10 सालों से वहां काम कर रहा हूं। 1986 से वहां पर जा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में कहां है भाई 4 एक पत्नी, एक महिला 4 लोगों के साथ कर सकती है शादी? भाई आप ऐसे गलत चीजें मत कहिए, जानकारी नहीं है आपको नॉर्थ ईस्ट की। तीसरी बात आप आते हैं बीफ बैन पे, बोलते हैं आप बीफ बैन पे आइए। मैं फिर कह रहा हूं, देश में आप बीफ बैन पे आए। 1 मिनट, नहीं मुझे जवाब पूरा दे लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं बीफ बैन पे आ रहा हूं। 1 मिनट, बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? बीफ बैन पे क्लियरली बोलता हूं। 1 मिनट, जैसे स्टेट बाय स्टेट डिसाइड होता है कि काउ स्लॉटर एक्ट होना चाहिए या नहीं, जो सारी कांग्रेस पार्टी के राज्यों में, कांग्रेस पार्टी के जमाने में राज्यों में हुई, वैसे ही तय होता है कि किसी राज्य में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में पोक और बीफ दोनों खाए जाते हैं। कहां पर ये कानून लागू होता है? आप जो है उसको कम्युनल टच देना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। आप संविधान से भाग रहे हैं, क्योंकि संविधान के सामने आपकी ये लॉजिक नहीं चल सकती। अरे मेघालय में मेरी सरकार क्या, मैं प्रभारी रह चुका हूं 4 साल। आपसे ज्यादा जानता हूं आप कितनी बार गए हैं वहां, बताइए ना। आपको ना तो गारो हिल्स की आइडिया होगा, ना जयंती हिल्स की, ना खासी हिल्स की। अरे हिंदुस्तान की बातें छोड़िए, मेघालय लाए, मेघालय में बोलिए कहां गए हैं? आपको पता भी है मेघालय में 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो यहां बैठ के ज्ञान विरोध रहे हैं मेघालय पे, और गलत बात कहते हैं एक महिला 4 लोगों से शादी कर सकती है। मतलब आप लॉजिक अपना मत बनाइए, ऐसी मनमर्जी बातें। बात यह है कि संविधान में अनुच्छेद 44 लिखा है। आप लोग जो है खड़े, अरे हिंदुस्तान की पुलिस,
अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट के लिए हो जाइए फिर हम करते हैं। ये तो आपके नेता करते हैं। आपके दूसरे नेता कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया कि बुर्का पहन के एक महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे पहले उनको एमपी बना दीजिए। अपने अध्यक्ष को बोलिए कि मैं वो उतर जाए और एक महिला को बुर्का में पहना के एमपी बना दीजिए। पार्लियामेंट में तो पहले घुसाइए फिर। मतलब आप लोग जो है राजनीति के लिए किसी भी हद में जा सकते हैं। यह है मेरी ताकत ईमानदारी की, और यह है आपकी दहशत कि मैं कह रहा हूं ईमानदारी वकार साहब, और आप ईमानदारी मत कहिए। नाराजगी में जता रहा हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मनुस्मृति को ला सकते हैं। इस पूरे डिबेट में मैंने कहीं बार कुरान शरीफ जी के बारे में कुछ कहा है क्या? आप भारतीय, आप हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथों के बारे में किसने अधिकार दिया आपको बोलने के लिए? आप क्या हिंदू हैं जिन्होंने पढ़ा इन सारे ग्रंथों को? आपके दहशत नहीं, आपको मैं बिल्कुल पर्दाफाश कर रहा हूं। बताइए सैयद असीम वकार, मैं ऐसे चिल्ला के मैं टाइम जाया नहीं करूंगी। सैयद असीम वकार सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आपकी बात का, हर बात का जवाब उन्होंने दिया है। एक सेकंड सैयद असीम वकार, इतना पीठ मत थपथपाइए। आप अपने आप को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, जबकि सर्टिफिकेट जनता से आना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। नहीं सुनिए, पहले आप ये बताइए, जो आप बता रहे थे मेघालय में एक महिला के 4 पति होते हैं, ये आपने कहां पढ़ा है? पहले चलिए उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ये जो आपने पढ़ा एक मेघालय में महिलाओं के, एक महिला के 4 पति हैं, ये बताइए। नहीं, गोवा में बीफ अब आप गोवा क्यों चले गए? मेघालय पे थे तो मेघालय पे रहिए, पहले मेघालय पे रहिए। अभी मेघालय की बात की आप काऊ याद आ गई, आपको गाय याद आ रही, तब से आपको गाय याद आ रही। इस पर भी तो पीठ थपथपाइए। ये जो आप झूठ बोल रहे थे वो झूठ पकड़ा गया, इस पर आप अपनी पीठ थपथपाइए। आप डर रही है गाय से? मुझे किसी से डरने की नाम है? आप गाय से डर रही है? क्या डर रही है गाय से? सैयद पर्दाफाश कर रहे हैं आपको। मैं झूठ से नहीं डरती, पर्दाफाश हो रहा है आपका। बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं बिना तर्कों के। तो मुझे डरने की जरूरत आप डर रही हैं। आप बोलिए गाय का कानून आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। आप पहले ये बताइए, आप बस इतना बता दीजिए मुझे। मेरा सवाल, मैं सवाल तब तक पूछती रहूंगी, या तो आप कहेंगे आपने गलत बयानी की है, या आप सबूत दिखा देंगे मुझे। मेघालय में कहां पर ये रूल बुक में लिखा है महिला के 4 पति हो सकते हैं? बस इतना बताइए मुझे। ऐलान कर दीजिए कि गाय का मांस नहीं खाएंगे हम। आप मुद्दा उछालते हैं तो जवाब दीजिए। मुद्दा आपने उछाला था, डरते आप हैं, भाग आप रहे हैं, आप भाग रहे हैं। बताइए मेघालय में किस महिला को यहाँ पर राइट दिया गया है? मेघालय में कहाँ महिलाएं 4 शादी करती हैं? ये बताइए। आपने मुद्दा उठाया था, जवाब दीजिए मुझे। डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये भी आप ही ने कहा था। सुनिए, डरना नहीं है आपको, आपको सच का सामना करना है। मेघालय में कहाँ महिलाओं के 4 पति हैं? आप ये बताइए, बिल्कुल सच का सामना कीजिए। डरिए नहीं, डरिए नहीं, आप नहीं भागिए। मैं तो डटी हुई हूँ, मैं डटी हुई हूँ मैं। आप आइए सामने, आप आइए सामने। गाय का जवाब तो नलिन कोहली देंगे, आप जवाब देंगे। मेघालय में महिलाओं को 4 पति के राइट्स कहाँ हैं? जरा ये बताइए। भारत में आपको देखा जा रहा है मैडम, वो तो देखा ही जा रहा है, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। लोग मेरा शो देखते हैं, पसंद करते हैं, और इसीलिए करते हैं। मैं गलत बयानी नहीं होने देती, इसीलिए पसंद करते हैं। आज आपको भागने नहीं दूंगी मैं। डरना नहीं है आपको सैयद असीम वकार, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप बताइए कहां पर लिखा है, कौन सी रूल है, कहां पर आपने पढ़ा मेघालय में एक महिला के 4 पति हो सकते हैं, उसे इजाजत है? बताइए। अरे नलिन कोहली कहाँ बचा रही हैं आप? अब नलिन कोहली याद आ गए। मेघालय से पहले आप गए गोवा, अब आपको याद आ गए नलिन कोहली। अरे आप नलिन कोहली अपना बचाव खुद करेंगे भाई, आप अपना बचाव करिए। पहले आप सच से सामना कर लीजिए, आप सच का सामना कीजिए। आपने कहां पढ़ा? मैं आपसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ। आपने कहां पढ़ा महिलाओं के मेघालय में 4 पति हो सकते हैं? बस इतना बता दीजिए। अब अगर आप बीजेपी प्रवक्ता को सामने नहीं लाइएगा तो इधर से उधर डर गए। सैयद असीम वकार डर गए, सैयद असीम वकार डर गए हैं, घबरा गए हैं। और मैं आपसे कह रही हूँ डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आप वो सोर्स बताइए जिसमें महिलाओं के 4 पति हैं मेघालय में। बताइए इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? सामने लाइए मैडम। अरे इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? वो सामने ही बैठे हैं आप। सर आप प्लीज मुझे ये तो मत कहिए कि आपको दृष्टि में भी प्रॉब्लम हो रही। सामने बैठे हैं तब से वो, आपके स्क्रीन पर जैसे आप ऐसे ही वो। ढूंढ लीजिए, चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, मैं आपको टाइम देती हूँ। ढूंढ लीजिए, जहां तक ढूंढ सकते हैं वहां तक ढूंढ लीजिए, और मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो आपने कहा मेघालय में एक महिला के 4 पति हो सकते हैं, ये आपने कहां पढ़ा था? इस सवाल का जवाब आज आपको देना है सैयद असीम वकार, ये जवाब आज आपको देना है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, अदिति त्यागी के शो में आइए तो आपसे क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब?
अदिति त्यागी के शो में जाना तो होमवर्क करके जाना, वरना ऐसे ही फंसोगे जैसे भी फंसे हुए। अब आप पहले ढूंढ लीजिए, आपको टाइम दे रही हूँ मैं, दूसरे गेस्ट का एक एक कमेंट ले लेती हूँ, ढूंढ लीजिए। आपको घबराना नहीं है और आपको डरना भी नहीं है, और आपको ये बताना है कि मेघालय में एक महिला के 4 पति कहाँ लिखे हैं, एक महिला को 4 शादी की एक साथ इजाजत है, ये कहाँ लिखा है आप सोच लीजिए। सुजाता बशीर जी, पहली बात हमें यह बताइए, क्या हम लोग यहाँ रिलीजियस फाइट के लिए होते हैं और यूसीसी के डिस्कशन के लिए? ये इतना अजीब सा लग रहा है। अगर यूसीसी लागू हुआ है तो गुजरात में क्यों, सारे इंडिया में क्यों नहीं? और पर्टिकुलर जब गोवा में हो तब पूरे इंडिया में क्यों नहीं लागू हो गया? ये जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, नलिन कोहली, आप यूसीसी के पक्ष में हैं या नहीं है? आप ही मांग कर दीजिए। तो आप बताइए ना कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 44 है, बहुत अच्छा है। पूरा देश में एक मांग उठेगी, आपसे भी उठेगी, हमसे भी उठेगी, हो जाएगा। अब गुजरात में क्यों? बिकॉज इलेक्शन का टाइम है तो गुजरात में क्यों? नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मांग शुरू करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप मांग करिए कि हम चाहते हैं यूसीसी पूरे देश में हो, आप भी मांग उठाइए, हम भी उठाते जा रहे हैं और देश में लागू हो जाएगा ना, सब मिलके करेंगे, क्योंकि संविधान की बात है। जी, आप मुझे इतना ही बताइए, इस टाइम गुजरात के इलेक्शन है तो गुजरात में क्यों लागू हो गया? सारे देश में क्यों नहीं हो गया? आप फिर बताइए ना, आप इसके पक्ष में है या नहीं है? पहले मूल बात पे आइए। मूल बात क्या है कि यूसीसी 44 आर्टिकल 44 लागू होना चाहिए या नहीं? मतलब आप उससे भाग रही है जो मूल बात है। हम इसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, हम कैसे भाग? आप मूल बात पे कहिए ना, आप उसके पक्ष में है या नहीं है? ये मुझे, या तो ये आप वोट बताना चाह रहे, वोट आपको लग रहा है कि हम लोग हारेंगे तो ये टाइम आपने लागू कर दिया, तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ तो इसी टाइम क्यों? आइदर यू नो कि हम लोग हार वही बात आपसे फिर कह रहा हूं, आपका क्या पक्ष है? मैं कह रहा हूं खुल के कि हमारा पक्ष है कि यूसीसी पूरे देश में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं, आप भी कहिए ना कि मेरा भी वही पक्ष है कि आर्टिकल 44 यूसीसी देश में होना चाहिए। बोलिए तो सही। कर दीजिए, सारे भारत में लागू, एक स्टेट में नहीं करिए, इससे एक पास क्रिएट हो रहा है। आप बोलिए ना कि आप यूसीसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं? We support it because it's Article 40, so we have to support. हम लोग भाग नहीं सकते इससे, बट एक स्टेट में क्यों? बस ये इसका आंसर। Why this time and एक स्टेट? तो आप सपोर्ट करते हैं, आप कह रहे हैं ना हाँ ना में, यूसीसी शुड बी इन द होल कंट्री, पूरे देश में होना चाहिए, हाँ ना का जवाब है। आप इससे भाग सकते हैं, जो भी ना इंडिया के आर्टिकल है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अरे आप कहिए, आप अपनी बात कहिए ना, मैं बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में होना चाहिए, आप अपनी बात बताइए। आपने तो मेरे से पहले सुना, yes, I am with this, but not with one state, whole India, not with the one state, with the whole India. नहीं, नो, ये ऑफ नो। आपकी मांग क्या है यूसीसी पे? डू यू वांट यूसीसी इन इंडिया और नॉट? आर्टिकल 44, यही तो क्वेश्चन है। If you are passing any constitution, it should be from all India. Good, so good. If you want all India, अगर आपको पूरे इंडिया में चाहिए तो एक एक राज्य में हो रहा है तो उसी गति में बढ़ रहे हैं ना, मतलब जो चीज होनी है उसी के दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आधा मत करिए, स्टेट में मत करिए? हम तो, आप कहिए, आप बल्कि कहिए, हम तो अपील करते हैं पूरे जनता को, गुजरात की जनता को, कि आप भी अपील करिए, पूरे देश में हो, खड़े हो जाइए साथ में, हम सब मिलकर यूसीसी को लाएंगे देश में। इलेक्शन के टाइम ही क्यों? गुजरात के इलेक्शन के टाइम ही क्यों? इससे पहले क्यों नहीं, या इसके बाद क्यों नहीं? कोई रोक है? अच्छा बताइए, कोई रोक है अच्छे काम को करने में? जो आप भी कह रहे हैं संविधान का पार्ट है, आप भी कह रहे हैं पूरे देश में होना चाहिए, तो अच्छे काम को करने में रोक है क्या? मतलब ऐसा है, मुझे एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं, एक जगह में अगर एक अच्छा काम हो तो क्या उसको रोक लेना चाहिए क्योंकि दूसरी जगह नहीं हो रहा है? मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। उसी टाइम शूट करते हैं जब उससे शूट होता है, ये नहीं कि जब उनको अपना मतलब है तो मैं अच्छा काम स्टार्ट करूं। ये इलेक्शन के बाद क्यों नहीं हुआ, या इलेक्शन से पहले? अरे फिर हम, आप मतलब को छोड़िए, यूसीसी तो अच्छा है ना, इलेक्शन की आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते तो आप पॉइंट पे जाइए। ठीक है, अब एक कमेंट जल्दी से मुजफ्फर खान, कौन सा टाइम हो, कौन सा वक्त हो जब यूसीसी को लागू किया जाए और लोग ये ना कहें इसमें पॉलिटिकल फायदा देखा जा रहा है? अदिति जी, एक चीज पहले तो बात ये एक समझने वाली ये है कि ये कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ना तो पैदावार बीजेपी की है, ना कोहली साहब की पार्टी की है, ना मेरी पार्टी की, ना किसी की। सर, शुरुआत में मैंने आर्टिकल 44 का जिक्र किया, बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
1950 से लेकर आज तक वो पार्ट जी, है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सर। दूसरी जी, बात, आगे बढ़िए। अगर आप ये कहेंगे कि हर रियासत में अलग अलग जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बनाएंगे, तो वो यूनिफॉर्म हुआ नहीं। यूनिफॉर्म मीन्स थ्रू आउट द कंट्री, टू द एक्सटेंट द कॉन्स्टिट्यूशन रन्स एंड द फ्लैग अनफर्ल्स। जहां जहां तिरंगा लहराएगा, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल होगा, एक ही अगर होगा, एक सिविल कोड होगा, तो वो यूनिफॉर्म है। आप कहोगे गुजरात के लिए एक सिविल कोड होगा, बॉम्बे के लिए, महाराष्ट्र के लिए दूसरा होगा, दिल्ली के लिए तीसरा होगा, तो वो यूनिफॉर्मिटी तो हुई नहीं। यूनिफॉर्म अगर आप बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस जो है विद इन रिलीजन भी बहुत हैं, तो वो बहुत मुश्किल होगा यूनिफाई करना। अगर ये कर सकते हैं, अगर वो कमेटी ये कर सकती है, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और ना ही इसका कोई क्रेडिट ये कहे कि भाई बीजेपी ले सकती है या कोई दूसरी पार्टी। ये आइन बनाने वालों ने पहले ही रखा हुआ है। जी, जैसा कि मैंने कहा, एक ही बात को बार बार हम दोहरा रहे हैं। नलिन कोहली ने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर स्टेट दर स्टेट इसे लागू करेंगे तो आप इसे यूसीसी, ये तो कुल मिला के बात हुई एक देश एक विधान ना। ठीक है, आपने बहुत, और ये अच्छा सवाल है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अभी बना नहीं। एक मिनट, नहीं, इसमें अच्छी चीज क्या हुई? अरे मुजफ्फर साहब, सुन लिया आपकी बात, आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आप भी वकील हैं, हम दोनों समझते हैं इस बात को। देखिए, सरल बात क्या है कि आर्टिकल 44 होनी चाहिए। आज आप अपने शो पे देखिए, मुजफ्फर साहब भी वही कह रहे हैं कि हाँ आर्टिकल 44 होना चाहिए। अभी इससे पहले मैं उनका नाम नहीं जान पाया, जो आपके दूसरे पैनलिस्ट है, जो लेडी है, हाँ, तो बशीर जी जो भी कह रही थी, बहन हमारी जो कह रही थी, उनका भी यही था कि भाई पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, एक जगह क्यों कर रहे हैं। तो मतलब इसकी एक मांग आप देखिए ना, अलग अलग समुदाय सब लोग जो है वो चाह रहे हैं कि हो। अब दूसरी बात क्या है कि ये दोनों जो कमिटीज हैं, जैसे उत्तराखंड में बात हुई, एक समिति बनी, वो समिति काम कर रही है। यहाँ पर भी एक समिति आएगी, रिकमेंडेशन आएगा, क्या रूप लेगा, हो सकता है एक कॉमन रूप लेना शुरू कर दे, एक मॉडल कोड बन जाता है, तो हमें वेलकम करना चाहिए। अभी ऐसा कोई लागू तो हुआ नहीं, हो सकता है इनके भी अच्छे सुझाव आ जाए, दूसरों के सुझाव आ जाए, देश में एक पॉजिटिव मूड तो बन रहा है ना। नहीं हो सकती है, वो यूनिफॉर्म नहीं हुई। वो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? आप कहेंगे कि नहीं, समिति एक जगह अलग काम कर रही है, दूसरी जगह अलग कर रही है, इसमें नहीं, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्या है? नहीं, it is not no, 1 minute, I must point out, you know, even every state, जैसे अभी बात आई ईटिंग हैबिट्स पे, स्टेट्स के अंदर में भी ईटिंग हैबिट्स को लेके स्टेट तो कर सकती है ना। तो स्टेट्स के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी तो है कि हमारे सारे जो स्टेट के सिटीजन्स हैं वो इक्वली ट्रीट हो। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये अधिकार स्टेट को भी है कि वो एक्ट पास कर करे। ये संवैधानिक रूप से ही होगा, असंवैधानिक रूप से नहीं होगा। अनइक्वल्स को भी आप इक्वल ट्रीट करोगे तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप उससे असहमत है तो कोर्ट जाएंगे ही। हाँ, तो कोर्ट जाएंगे, अल्टीमेटली कोर्ट ही तो तय करेगा, हाई कोर्ट राज्यों में और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट तौसीफ अहमद खान। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि अनइक्वल बनेगा? ठीक है, तौसीफ अहमद खान, एक कमेंट आपका, उसके बाद सैयद असीम वकार, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, सरकारें बनाई जाती हैं लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए, लोगों की जिंदगी को मुश्किल करने या लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए नहीं। ये जो बातें की जा रही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, कमेटी बनाई जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो धोखा वाला बात हो गया। ना तो कोई ड्राफ्ट है, ना ही तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये तो वोट ऐंठने का तरीका हुआ, उसके अलावा तो ये कुछ नहीं है। अगर इनके पास में दम है, जिस तरीके से इन्होंने गुजरात में शराब को बंद कर दिया, हराम कह दिया, उसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में कह दे कि शराब हराम है। उसी तरीके से एक ही पैटर्न को फॉलो करे ना। वो एक एक्सेप्शन छोड़ देते हैं भाई, 7 स्टार होटल, तो फिर ये तो बात हो गया कि भाई अमीरों के लिए सब कुछ जायज है और जो गरीब है वो इसमें पिसेंगे। आप देखिए कि जो नीची जाति और ऊंची जाति की जो बात हो रही थी, मनुस्मृति की बात कर रहे थे वकार साहब, उसमें तो कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या ईटिंग हैबिट हो, पहनने का हैबिट हो, पूजा करने का हैबिट हो, अनटचेबिलिटी आज के डेट में दलित समाज या नीचे समाज, उनके मंदिर भी अलग कर दिए। भाई एक मंदिर रखिए, सबको अलाउ कीजिए, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं हुआ, ये धोखा होना हो, ये कि हम एक इस तरीके की बात करके हमें बस वोट बटोरना ही इनकी ये मोटिव है। मुझे एक बात बताइए, मैं छोड़िए इनके राजनीतिक बात है, इसलिए मैं उस राजनीतिक बात में नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बंगाल के अंदर में 2 बंगाल के लोग, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, हिंदू धर्म के लोग जो है उनके लिए विजयदशमी के लिए कालकाटा हाईकोर्ट जाना पड़ता है कि जी हमारी भी यात्रा निकल सके, क्योंकि उस दिन मुहर्रम है और सरकार ने रोक लगा दी। वहां पर जैसे लक्ष्मी पूजा आती है तो घर जला दिए जाते हैं, उनकी तो चिंता नहीं है, अपने राज्य में दूसरे राज्य में बैठ के बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। पहली बात, नहीं, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी तो पहली बात मैंने कही। अब आइए दूसरी बात पे, नहीं आप घबरा जाएंगे क्योंकि बंगाल की परिस्थिति के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें करना दूसरों के लिए बहुत सरल है, अपने घर के अंदर में जो दिक्कत है उसको नजरअंदाज करना वो आपके लिए सरल है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात आइए आप, दूसरी बात है जो इन्होंने अभी कहा कि अलग अलग टाइप के मंदिर कौन है। आप कौन है मंदिरों पे बोलने के लिए? आपको लगता है मेरा अधिकार है कि इस्लाम के ऊपर में जो मॉस्क्स है उस पर बोलने का? नहीं है ना। आप अपने धर्म के लिए बोलिए, मैं अपने धर्म के लिए बोलूंगा ऐसे ही, लेकिन आप हमारे धर्म को मत खींचिए अपनी राजनीति के लिए। मैं सीधा इसको ब्लंटली कह रहा हूं, क्योंकि ये भी एक सीमा हो गई है कि जैसे कोई आपके धर्म पे बोलता है तो आप लोग जो है हर चीज कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं और थ्रेट्स हो जाते हैं। दूसरे धर्म पर बोलने का अधिकार क्या है? आप अपने धर्म को अच्छे से मैनेज करिए, हम अपनी करेंगे। आप छोड़िए ना, जिनको तकलीफ है वो जाएंगे, पर आप उसके प्लीज मत हितैषी बनिए। हम यहां बैठ के आपके धर्म के हितैषी नहीं बनते, क्योंकि हम मानते हैं आप अपने धर्म को अच्छे से समझते हैं, आप ही तय करेंगे। लेकिन आप हिंदू धर्म के ऊपर को मत खींचिए। एक आदमी मनुस्मृति खींचता है, दूसरा आदमी बैठ के यहीं पर नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं सीधा कह रहा हूं, ब्लंटली कह रहा हूं। एक सज्जन जो है, वकार साहब जो है, मनुस्मृति खींचते और ताफिक साहब मंदिरों में आ जाते हैं। नलिन को लीजिए, एक सेकंड दीजिए। तौसीफ अहमद खान, ये जो आप अलग अलग मंदिर बता रहे थे, 2 एग्जाम्पल बताइए। नलिन कोहली एक्शन लेंगे उसमें, नलिन कोहली एक्शन इनिशिएट कराएंगे उसमें, बताइए दो ऐसे मंदिर बताइए। अरे मैडम पूरा रिसर्च टीम आपके पास है। अभी एलिगेशन आप लगाएंगे, रिसर्च मैं करूंगी। एलिगेशन आप लगाएंगे, रिसर्च मैं करूंगी और एक्शन नलिन कोहली लेंगे। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने एग्जांपल पूछा आपसे, इसीलिए एग्जांपल पूछा। आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना है और उकसाना है और दूसरे धर्म पर प्रहार करना है। एग्जांपल के नाम पर आपने कह दिया आपके पास रिसर्च टीम है। 2 एग्जांपल बताइए, चलिए 2 ऐसे मंदिर बताइए, 2 ऐसे मंदिर बताइए जल्दी से। बड़ी जाते खत्म होनी चाहिए। अरे आप मत सिखाइए, सुनिए, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात पहले कह चुका है, आपके कहने की जरूरत नहीं है। ये आप समझाइएगा जब वहां पर दुर्गा पूजा का विसर्जन होगा जब, और मुहर्रम का जुलूस होगा सब जब, तब आप ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझाइएगा, तब समझाइएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जल्दी से 2 एग्जाम्पल दीजिए, अब जल्दी से 2 एग्जाम्पल दीजिए, जल्दी से 2 एग्जाम्पल दीजिए। बाबा साहब का नाम अच्छा नहीं लग रहा है वक्त आपके मुंह से। जल्दी से 2 एग्जांपल दीजिए, आप 2 एग्जांपल दीजिए ऐसे मंदिरों का, एग्जांपल दीजिए और नलिन जी उसमें एक्शन इनिशिएट करवाएंगे। बताइए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या अरे बाबा साहब के पीछे छिपना बंद कीजिए, छिपना बंद कर दीजिए। बाबा साहब ने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जिसे आप सिलेक्टिवली कोट करने लगे, सेलेक्टिवली कोट करने लगे। नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। इन्हें डिस्क्रिमिनेट करना था, इन्हें भेदभाव करना था, इन्हें एक धर्म पर प्रहार करना था। तौसीफ अहमद खान एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको उसके बाद दूंगी। नलिन को लीजिए, 1 मिनट रुकिए, और विजय शंकर तिवारी 1 मिनट रुकिए प्लीज। एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से। तौसीफ अहमद खान, मैं तो कह रहा हूँ आपके रिसर्च टीम उठाकर एग्जाम्पल देंगे। बस रिसर्च टीम ढूंढेगी, आरोप ये लगाएंगे, राजनीति ये करेंगे और ढूंढेगी जी न्यूज़ की रिसर्च टीम। ये देखिए, ये इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बता चलाने आए हैं। थोड़ी देर पहले यही हालत सैयद असीम वकार की थी, थोड़ी देर पहले यही हालत सैयद असीम वकार की थी। चलिए 30 सेकंड उनसे भी पूछ लेती हूँ। अरे सुन लीजिए, सोर्स पता चल गया होगा उन्हें इन्फॉर्मेशन का। जहाँ पे मेघालय में, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी, ऑडियो डाउन कर दीजिए। इनके पास दुष्प्रचार के लिए मंच नहीं है, लोगों को भड़काने या गुमराह करने के लिए मंच नहीं है। जी सैयद असीम वकार, सोर्स तो आप बता ही देंगे अब इन्फॉर्मेशन का, जल्दी से। ठीक है ना, आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, काफी लेट हो रहा है इसको। हाँ सैयद असीम वकार, बहुत लेट हो रहा है, मेरी भी बुलेटिन में ड्यूरेशन खत्म हो रहा है इस बहस में। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी बोलिए जी। अब आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया होगा, जो आपने दावा किया था मेघालय में एक महिला को 4 शादी का अधिकार है, बता दीजिए जल्दी से। देखिए मैडम, मुझे बहुत अफसोस इस बात का हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि एक मुसलमान की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि गोवा में बीफ नहीं खाया जाना चाहिए, गाय को बचाइए। सर, आदिति त्यागी, आज आपको बहुत अफसोस होना चाहिए कि आप एक डिबेट में आपकी गाय प्रेम माता प्रेम सब दिख गया टीवी पर। आज सब गाय प्रेम माता प्रेम दिख गया, पकड़े गए। आज आप मेघालय में छुपने की कोशिश कर रहे हैं।
गैर कानूनी आप बात नार्थ ईस्ट कहते में हुए छुपने की पकड़े कोशिश कर गए। रही हैं। आज आपको अफसोस अगर होना चाहिए तो सिर्फ मैडम, और एक बात सिर्फ खाली बोलना इस चाहता बात था, का होना अरे, चाहिए। अब एक कमेंट में अरे, विजय मुझे शंकर बोलने तिवारी तो का दीजिए। लूंगी तो 2 गलत बयानी आपने देख ली। तौसीफ अहमद खान जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ आरोप लगाए। सैयद असीम वकार नहीं बता पाए। यही मैं कहती हूं, इस डिबेट में हमारी कोशिश होती है तथ्यों पर फोकस करने की, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी 20 सेकेंड्स प्लीज। देखो अदिति, अभी तौसीफ ने जो बात में सारे देश के लोग जाते हैं, कहीं वहां पर दलित और सवर्ण रहता है क्या? आप तो बंगाल में रहते हैं, कामाख्या माता का मंदिर आपके यहाँ कलकत्ता में है, वहां दलित विमर्श चलता है क्या? ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ऐसा चलता है क्या? आप सोमनाथ जाइए, वहां पर ये चलता है क्या? तो ये जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप, जैसे नलिन जी ने कहा कि आप ठीक है सर, मुझे डिस्कशन यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा माफी के साथ। नलिन कोहली 20 सेकेंड सर, सियासत क्यों हो रही है जल्दी से? बस एक ही लाइन में कहूंगा, देखिए ऐसा है, हमारे संविधान बहुत खूबसूरत है, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और हम लोग आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन देता है दूसरे धर्मों को, स्पेशली जो माइनॉरिटीज है, लेकिन ये अधिकार नहीं देता कि मेजॉरिटी जो हिंदू समाज है उसको आप घसीट के लाए और उनके धर्म पर इस प्रकार के कमेंट्स करें। तो मैं इसको कह रहा, वकार साहब आपने गलत कहा है मेघालय पे, और तौसीफ भाई आपने जो हिंदू मंदिरों को खींच के कहा गलत कहा, ऐसा नहीं। ठीक है नलिन कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।